नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है, लेकिन पहले ही दिन सरकार और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ है। दोनों सदनों में जब नए मंत्रियों के परिचय के समय विपक्ष का हंगामा हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दलित, ओबीसी, महिला और किसान विरोधी करार दे दिया, क्योंकि उनके मुताबिक ऐसे वर्गों से आए लोगों का मंत्री बनना विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। सरकार यह भी कह रही है कि विपक्ष ने संसदीय परंपरा और मर्यादा को तोड़ा है। तो उधर विपक्ष कोविड, महंगाई, किसान और फोन से जासूसी के तमाम मुद्दों पर दो दो हाथ करने के मूड में है। और इस वक्त की बड़ी खबर दे रही है आपको। इन सबके बीच सरकार ने कल एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी। इसमें सरकार कोविड मैनेजमेंट से जुड़े कामकाज का प्रेजेंटेशन देगी। सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन सवाल ये, क्या विपक्ष के तेवर नरम पड़ेंगे? क्या अब की बार संसद के मॉनसून सत्र में कामकाज पर इसका असर तो नहीं पड़ेगा? दंगल में आज हमारी बहस का मुद्दा यही है, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नए नवेले मंत्रियों का परिचय करा ही रहे थे कि विपक्ष के हंगामे ने उन्हें मौका दे दिया। इस महीने की शुरुआत में जब मंत्री परिषद विस्तार हुआ था, तब ये प्रचारित हुआ था कि मोदी सरकार दलित, ओबीसी और महिलाओं को उचित सम्मान और प्रतिनिधित्व देती है। और जब लोकसभा में नए मंत्रियों के परिचय के दौरान ही हंगामा हो गया, तो प्रधानमंत्री ने मौका देखकर अपना मंडल और महिला दांव चल दिया। हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही रोकनी पड़ी, तो अपने आरोपों के साथ राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर हमलावर हुए। मंत्री बनकर के इस सम्मानीय सदन में उनका परिचय हो रहा है तो कुछ लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है। आज इस सदन में महिलाएं जो मंत्री बनी हैं, उनका परिचय हो रहा है। वो कौन सी महिला विरोधी मानसिकता है कि जिसके कारण इस सदन में उनका नाम भी सुनने को तैयार नहीं है, उनका परिचय भी कराने को तैयार नहीं है। आप लोग यूपी और पंजाब चुनावों के पहले संसद सत्र के हंगामे के बीच जो संदेश निकला, उसकी नजाकत विपक्ष समझ रहा है। प्रधानमंत्री के आरोपों के बीच राज्यसभा में विपक्षी नेताओं ने वेल में आकर आने वाले सत्र के दिनों का ट्रेलर दिखाया। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यसभा में वाणिज्य मंत्री और नेता सदन पीयूष गोयल ने भी विपक्ष को परंपराओं को तोड़ने वाला कहा। मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है कि इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही साथ यह अनहेल्दी अप्रोच है। आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति विपक्ष के साथियों ने खड़ी की है और मुझे बड़ा दुख के साथ इसको कंडेम करना पड़ रहा है। इस प्रकार का व्यवहार देश की लोकतंत्र की परंपरा के लिए बहुत हानिकारक रहेगा। आज पूरी देश की आशाएं, आकांक्षाएं हम सबके साथ जुड़ी हुई है। पूरा देश इस दृश्य को देखकर आज पीड़ा करेगा। सरकार के दाव के बीच विपक्ष इस संसद सत्र से अपने लिए सबसे ज्यादा उम्मीदें बटोर रहा है। कोरोना की दूसरी लहर की त्रासदी, वैक्सीन की किल्लत, किसानों का आंदोलन, महंगाई और तो और 300 भारतीयों की फोन हैकिंग ने विपक्ष के तरकश में तीर दे दिए हैं। सरकार ने परंपराओं की दुहाई दी है, तो विपक्ष का जवाब तैयार है। It's a democratic principle in Lok Sabha. We want that the discussions on price rise and the petroleum products and farm laws to be discussed. That's the urgent motion. We had given it and we will raise that in the House also. दोनों ओर के तेवर बताते हैं कि संसद सत्र के दौरान अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई के आसार हैं। संसद के भीतर हंगामे के अलावा पहले ही दिन टीएमसी और अकाली दल ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
हंगामा है बरपा। ऐसे में अब की बार सदन में कामकाज कैसे करेगी सरकार? कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजपाल कश्यप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश प्रकाश बीएसपी के समर्थक, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही हमारे साथ विशाल मिश्रा जो कि आरएसएस के जानकार हैं, वो भी इस वक्त लाइव आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शुरुआत रोहन गुप्ता जी आपसे ही करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दो टूक कहा है कि दलित, महिला, ओबीसी, किसान, इन जैसे संगठनों से जो चुनकर आए हुए चेहरे हैं वो विपक्ष पार्टियों को हजम नहीं हो रहे हैं, इसी वजह से हंगामा किया जा रहा है। क्या है जवाब इस पर आप लोगों का? देखिए चित्रा जी, हजम किसको क्या नहीं हो रहा है पूरा देश देख रहा है। आज एक 13 साल के किसान के बच्चे को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो ये मोदी सरकार को हजम नहीं हो रहा है। दलित उत्पीड़न की हम बात करें, 6 साल में तो कितने मामले बढ़े पूरे देश ने देखा है, ये मोदी सरकार को हजम नहीं हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में महिला उत्पीड़न के मामले रोज हो रहे हैं, प्रधानमंत्री ने एक बार भी कमेंट नहीं हो रहा है का किया है, ये उनको हजम नहीं हो रहा है। आज युवाओं की बात करें, बेरोजगारी उसके नए चरम पर है, ये मोदी जी को हजम नहीं हो रहा है। देखिए, मुद्दों से ध्यान भटकाने की जो ये सरकार की आदत है, हर बार सफल नहीं हो सकती है चित्रा जी। आज सदन में महंगाई की बात हो, किसान की बात हो, जब भी इन मुद्दों पे जब सरकार को घेरा जाता है, सवाल पूछा जाता है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता है, तब कैसे उसको भटकाएं, यही सरकार की हमेशा नीति रही है। मोदी सरकार को मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आप 13 साल के एक बच्चे से डर गए, आपकी 56 इंच की छाती वाली सरकार, कि उसको आपको गिरफ्तार करना पड़ा? वही किसान उनके घर के थोड़े डिस्टेंस पे बैठे हुए, एक बार भी क्या मोदी जी ने उनके बारे में कहा? चलिए, हो सकते हैं मुद्दे में डिफरेंसेस हो सकते हैं। हाँ। क्या प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है कि एक बार जाके उनसे बात करें या संवेदना से उनके साथ एक बार ठीक है, जैसे हमारे साथ गौरव भाटिया जी जुड़ेंगे उनसे मैं जवाब लूंगी, लेकिन सत्यप्रकाश मिश्रा जी सीधे आपका ही रुख करते हुए, चूंकि सत्ताधारी दल के आप एनडीए का हिस्सा है, ये बताइए, अटकाना भटकाना ही सरकार का काम है क्या, या फिर सबका साथ सबका विकास जो बात बार बार कही जाती है, विपक्ष का साथ आखिर क्यों नहीं ले पा रही है ताकि सदन सुचारू रूप से चल सके? चित्रा जी, जब से यह सरकार बनी है तब से जो विपक्ष की भूमिका रही है सरकार के प्रति, और सरकार की जितनी भी संसदीय लोकतंत्र प्रणाली में जो जिम्मेदारी होती है, उस बहस के दौरान के प्रति विपक्ष नकारात्मक रवैये में हमेशा से रहा है। यह कोई पहला अवसर नहीं है कि विपक्ष ने ऐसा किया है। लेकिन जब परिचय अगर मंत्रियों का कराया जा रहा हो, मंत्री किसके साथ आ रहे, सबका साथ सबका विकास का आखिर मतलब क्या है, न्याय के साथ विकास का आखिर मतलब क्या है, समाज के हर हिस्से से जिनको भागीदारी मिली है, यदि उनका पहली बार परिचय, सरकार का परिचय संसद में कराया जा रहा हो, और उस समय विपक्ष यदि इस तरह की भूमिका में सामने हो, तो समझ में आना चाहिए कि आखिर विपक्ष किस तरह की दिशा में जा रहा है और वो चाहता क्या है। आपको मैं दिल्ली से शुरुआत करूंगा। पहली विपक्षी पार्टी दिल्ली में है जिसकी कोई महिला मंत्री नहीं है। आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, आप बिहार चले जाइए, समाजवादी पार्टी में महिला मंत्री कौन बनते हैं आपको पता है? तेजस्वी यादव की पार्टी में महिला मंत्री कौन बनते हैं? बेटी बनती है, पत्नी बनती है। आप इस तरह की तमाम विपक्षी पार्टियों की स्थिति देखेंगे तो महिलाओं की कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं है, उनके पास न सबका साथ है, न सबका विकास है, और न न्याय के साथ विकास है। आपको अपनी पार्टी का पक्ष रख दूं कि जनता दल यूनाइटेड ने सबसे अधिक प्रत्याशी दिए थे और संगठन में 33% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की, हर वर्ग से लोग आए। नीतीश कुमार पहले देश के मुख्यमंत्री बने जिन्होंने पंचायती राज में 50% महिलाओं के हर वर्ग को आरक्षण प्रदान किया। तो समस्याएं संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका यदि नकारात्मक रहेगी तो आखिर संसद में बहस होगा कैसे? ठीक है, गौरव भाटिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनके पास आऊंगी, लेकिन सतीश प्रकाश जी जल्दी से आपकी टिप्पणी में लेना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए एक तीर से कई निशाने छोड़े हैं। एक तरफ सदन में सुचारू रूप से कामकाज चले, इसको लेकर विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा, वहीं दूसरी तरफ आप जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन उनकी ओर से कही गई है, यानी कि दलित और महिलाओं की बात, और खासतौर से ओबीसी समुदाय की बात, इसके जरिए दरअसल उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो एक बड़ा मैसेज भी देना चाहते हैं, क्योंकि 14, 17 और 2019 के इलेक्शन में इस समुदाय का अच्छा खासा समर्थन मिला था भारतीय जनता पार्टी को। तो कैसे देख रहे हैं उनके इस बयान को आप लोग? नहीं, देखिए चित्रा जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन के पटल के ऊपर खड़े होकर के देश के प्रधानमंत्री जो अपने मंत्रियों का परिचय, उनकी जाति, ये दलित है, ये पिछड़ा है, ये महिला है, ये लैंगिक भेद को निरूपित करता है। एक महिला मंत्री का परिचय सिर्फ महिला के कारण नहीं हो सकता, उसके क्वालिफिकेशन के बारे में बताते। किसी अगर दलित को आपने मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया तो आप ये बताते कि ये वो व्यक्ति है, इसका
ये काम है, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रधानमंत्री पद को ये शोभा नहीं देता। और ये हम भी जानते हैं, इस देश का दलित भी जानता है। हर वर्ग को लेकर साथ में चल रही है सरकार, ये मैसेज देने की कोशिश है उनकी। लीडर पैदा नहीं करते आप लोग भी, तो आप अपनी मुखिया को दलित की बेटी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और हमेशा यही कहकर प्रचारित किया जाता है, तो वो करे तो चित्रा जी जानबूझ करके इस देश के दलित और इस देश के पिछड़ों को भगा जा रहा है। बीजेपी जो दलित और पिछड़ों में हमेशा लीडर चूज नहीं करती, लोडर चूज करती है, जिनका काम है बीजेपी का भार उठाना। और जो दलित और पिछड़े हैं वो चाहते हैं कि उनके बीच में लीडर्स जाएं। आप ये गृह मंत्री दलित नहीं बन सकता ना, रक्षा मंत्री दलित नहीं बन सकता ना, विदेश मंत्री दलित नहीं बन सकता ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री दलित नहीं बन सकता। इसका जवाब मैं ले लेती हूं गौरव भाटिया जी। एक ही मंत्रालय है, तो वे जो आप समाज कल्याण मंत्रालय, ये आज भी ये कांग्रेस भी करती आई है, ये बीजेपी भी करती है। विपक्षी दलों ने जो सवाल उठाए हैं गौरव भाटिया जी, आप उसका जवाब भी दीजिए, ठीक है। और सवाल ये है कि सदन में अगर इसी तरह से हंगामा बरपा रहा तो सदन की सुचारू कार्रवाई कैसे चलेगी? आम जनता बहुत उम्मीदों के साथ देख रही है, क्या करेगी सरकार? देखिए चित्रा जी, आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था और संसद जो है वो लोकतंत्र का मंदिर होता है। और आप देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री जी और सरकार ने कहा कि हर मुद्दे पे हम लोग चर्चा करने के लिए तैयार है, एक सकारात्मक चर्चा हो और सत्य जनता के सामने आए। लेकिन जब परंपरा को देखते हुए प्रधानमंत्री जी अपने नए मंत्रियों का परिचय करा रहे थे, उस वक्त किस तरह से परंपरा को, किस तरह से मर्यादा को तार-तार करते हुए विपक्ष ने नारे लगाए और बोलने नहीं दिया गया। ये क्या दर्शाता है? दो चीजें दर्शाता है चित्रा जी। पहले तो इनकी दलित विरोधी, एसटी विरोधी और महिला विरोधी सोच, ये लोग ये ले ही नहीं पा रहे हैं कि इतना बढ़ के प्रतिनिधित्व दिया गया है इन वर्गों को। दूसरी बात, कितने गैर जिम्मेदार हैं चित्रा जी, आप बताइए। अगर इनके तर्कों में धार होती तो चिल्लाने की क्या आवश्यकता है? संसद के पटल पर अगर चर्चा नहीं होगी तो कहां पे चर्चा होगी? और आपने क्योंकि हंगामा कहा, तो कहा जाता है सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। विपक्ष का ऐसा लगता है सिर्फ हंगामा करना ही मेरा मकसद है, कोशिश ये है कि सूरत बदले ना बदले लेकिन हंगामा होते रहना चाहिए। रोहन ये है गुप्ता आज जी, का विपक्ष। मतलब आप लोगों का यही एजेंडा है क्या कि हंगामा बरपा रहे, कामकाज बाधित किया जाए, और यही बातें आप लोगों को सूट करती हैं? कामकाज कैसे होगा अगर इतना ज्यादा हंगामा होगा तो? भाजपा और मोदी सरकार के मुंह से चर्चा और ये सब बातें शोभा नहीं देती। हमने देखा किस प्रकार से किसान बिल को, और काफी चर्चा हुई उसके बाद में, कहा कि हमने डिस्कशन किया, कौन सा डिस्कशन किया? पार्लियामेंट में नहीं किया, थोप दिया गया। मुझे बताइए चित्रा जी, एक बार भी इस सरकार ने किसी संवेदनशील इशू पे चर्चा की हो? नहीं। आप उनकी बात माने तो ठीक है, नहीं तो आप पे थोप दिया जाएगा। और अब ये दलित विरोधी की बात करते हैं, मैं उनको बता दूं कि इनकी सरकार में हर 12 मिनट में एक दलित एट्रोसिटी होती है। हर दिन 6 दलित महिलाओं के ऊपर रेप होता है। ये मैं आपको एनसीआरबी के आंकड़े दिखा रहा हूं। कौन से इनमें से आप दलित की बात करें? ऊना का मुद्दा हो गुजरात का, क्या आप भूल गए? बिजनौर का मुद्दा हो, क्या आप भूल गए? महिलाओं के उत्पीड़न की बात भूल गए? आज जब आपको लग रहा है कि पूरा देश आपको घेर रहा है, महंगाई की बात हो, किसानों की बात हो, कोरोना की बात हो, जब आपको लगता है कि आपकी सत्ता खतरे में आ गई, तब आपको दलित याद आने लग गए, तब आपको महिला याद आने लग गई, तब आपको किसान याद आने लग गए। आज तक आपने किसान को याद नहीं किया। जो किसान आपके थोड़े ही घर से दूर बैठा हुआ है, वो किसान अब तक याद नहीं आया 1 साल तक। और जब जैसे ही सत्ता खतरे में आई, जब लगा के सामने, तो फिर चर्चा क्यों नहीं होने देते? आप लोग हंगामा क्यों करते हैं? किसानों का मुद्दा उठाया, आज पीएम ने भी तो यही कहा ना कि तीखे सवाल पूछिए, अच्छे सवाल पूछिए, जैसे मन वैसे सवाल पूछिए, लेकिन जवाब देने के लिए शांति से मौका भी दीजिए। प्रश्न और एक कमेंट करना चाहता हूं। मैं आगे किसानों का जो बिल है, काले कानून, चित्रा जी, जो काले कानून विदाउट डिस्कशन के अगर पारित कर दियो, वो सरकार से आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं? आज वो उनको सुनना ही नहीं है। और आज अभी गौरव भाटिया जी बात कर रहे थे कि मंत्रियों को सुना नहीं। मैं आपको सुना दूं, 2004 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, इससे भी बुरी तरह से आपने इंट्रोड्यूस नहीं होने दिया था। तो आपको कोई हमको अधिकार नहीं है कि आप हमको यहाँ पे भाषण दें। मुद्दा है यहाँ पे जनता का, मुद्दा है यहाँ पे किसानों का, मुद्दा है यहाँ पे महंगाई का, जिसपे सरकार को एक्शन दिखाना पड़ेगा। 50 दिन से तो उस मुद्दे पर चर्चा हो, उसके लिए विपक्ष को भी सामने आना पड़ेगा। लेकिन गौरव भाटिया जी, वो आपका इतिहास दिखा रहे हैं आईने में, कह रहे हैं कि बीजेपी ने भी 2004 में मनमोहन सिंह को बोलने नहीं दिया था। चित्रा जी, सबसे पहले तो देखिए मैंने क्यों कहा इनकी सोच दलित विरोधी है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का हर नागरिक सम्मान करता है।
गांधी परिवार का तो बच्चा भी भारत रत्न उसके गले में दे देते हैं। B.R. अम्बेडकर साहब को भारत रत्न कब दिया था, पहला प्रश्न है, पूछिएगा। दूसरा, इन्होंने दलितों पे जो क्राइम हो रहा है उसका हवाला दिया। हाथ में NCRB का डेटा है जो लास्ट आया 2019 का। सबसे ज्यादा SC के खिलाफ क्राइम दर कहां पे है? राजस्थान में। उत्तर प्रदेश की दुगनी, उत्तर प्रदेश में तो उसके बाद और बेहतर हुई है। तीसरी बात, इनसे ये पूछिएगा, ये मेरा प्रश्न है, इसका उत्तर बस दे दें। AMU में SC ST का जो आरक्षण होता था उसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से किसने खत्म किया था? आज रोहन गुप्ता आज तक पे कह दे कि कांग्रेस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी आरक्षण लाएगी SC ST के लिए, मैं मान जाऊंगा। और अब हमने क्या किया मैं ये भी बता दूं। आप बताइए कि क्या ये सत्य नहीं है कि 26/11 B.R. अम्बेडकर साहब ने हमें संविधान दिया, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाएगा। पंच तीरथ, जहां जहां B.R. अम्बेडकर साहब के चिन्ह हैं उनको हम लोगों ने तीर्थ स्थल के रूप में आगे बढ़ाया। तीसरी बात, हमारी जितनी योजनाएं हैं, केंद्र की हो चाहे प्रदेशों की हो, जहां भाजपा की सरकार है, वहां पे खासकर दलितों को और अनुसूचित जाति के लोगों को प्राथमिकता देके उनका सशक्तिकरण किया जा रहा है। अब इनसे अगर आप पूछेंगे तो एक काम नहीं बता पाएंगे। मैंने एक सवाल पूछा AMU का, दूसरा मैंने इनसे जो पूछा क्राइम रेट का, उत्तर दे और बताएं। ठीक है रोहन जी, आप जवाब दीजिए। विशाल मिश्रा जी, मैं फौरन उसके बाद आपके पास आऊंगी। चित्रा जी, इनको शर्म आनी चाहिए सवाल पूछते हुए कि जिनके मोहन भागवत जी ने क्लियर कहा कि मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूं और बिहार का पूरा चुनाव हार गए। कौन से मुद्दे पे ये बात दीजिए, आरक्षण लाएंगे? बात करें मत भूलिए गौरव भाटिया, अम्बेडकर जी को 1990 में क्यों मिला भारत रत्न? चुप रहिए, मेरे सवालों का उत्तर देना आपकी जिम्मेदारी है। ये कोई चिकन चिल्ली की जगह नहीं है, पार्लियामेंट में बहस करते नहीं है, यहाँ भी नहीं करेंगे। पूरा चुनाव हार है बिहार का, एक बार भी भाजपा के किसी भी मंत्री ने या प्रधानमंत्री ने उसका विरोध नहीं किया। उनके येदियुरप्पा जी ने क्या कहा दलितों के बारे में, अनंत हेगड़े ने क्या कहा दलितों के बारे में, एक भी बार प्रधानमंत्री ने सवाल नहीं उठाया। इनकी दलित विरोधी मानसिकता पूरे सामने है। मैं सब प्लान की बात कर रहा हूँ। SC ST सब प्लान को किसने खत्म किया? इन्होंने खत्म किया। आज दलित उत्पीड़न के मामले इनकी सरकार देश में सबसे ज्यादा है, उनको शर्म आनी चाहिए, बात करनी चाहिए। जिस अम्बेडकर जी की बात, चलिए ठीक है गौरव, अब अपने आंकड़े दिखाइएगा, लेकिन जल्दी से विशाल मिश्रा जी की भी एक टिप्पणी ले लेती हूँ, बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं। ठीक है रोहन गुप्ता जी। विशाल मिश्रा जी, अगर हम सदन की कार्रवाई देखें तो 2014 की एक रिपोर्ट बताती है कि 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट के हिसाब से खर्च हो जाते हैं अगर कामकाज में बाधा पहुंचती है तो। अगर पैसे पानी की तरह बहते रहेंगे आम जनता के, टैक्स पेयर के, और वहां पर कामकाज नहीं चलेगा। आज पहला ही दिन है और कहते हैं जैसा आगाज होता है अंजाम वैसा ही होता है। अगर इस तरह की तस्वीर बनी रहेगी तो सूरत तो बिगड़ती हुई दिखाई देगी ना। लोगों के कामकाज के मुद्दे गौण हो जाएंगे और सदन में हंगामा चलता रहेगा। देखिए चित्रा जी, सबसे पहली बात तो ये उठती है कि जब कल सर्वदलीय बैठक में और आज मानसून सत्र शुरू होने के पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आपको जितने भी तीखे सवाल पूछने हैं पूछिए, जरूर पूछिए, लेकिन मेरा एक आग्रह है कि सरकार को जवाब देने के लिए उसे सुनिए भी और एक उचित वातावरण दीजिए, एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट दीजिए, जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है, जनता जनार्दन तक बातें पहुंचती हैं। मैं यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि आप इतने सामंती गुरूर और सत्ता के गुरूर में मदमस्त हैं कि आपको संसदीय परंपराओं का निर्वहन करने की भी जो है इच्छा नहीं रहती है। आप कौन सा मैसेज अपने लोगों को जो है देना चाहते हैं, बताइए हमको। आप आज तक इतिहास में क्या कभी ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के इंट्रोडक्शन देना चाह रहे हो तो उसमें व्यवधान पड़ा हो? आप तो इतिहास की बात कर रहे थे, आप इतिहास की बात कर रहे थे। ये आपका महिला विरोधी चरित्र है, ये आपका दलित विरोधी चरित्र है। आपके पास कोई तर्क नहीं है, आपके पास कोई तर्क नहीं है, कोई तर्क नहीं है। तब आपने सवाल एक करके रोहन जी प्लीज एक बार उनकी बात दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। मैं आ रही हूँ आपके पास, एक बार विशाल मिश्रा जी की बात कि आपके घोषणा पत्र में था कि नहीं था, और सतीश प्रकाश जी यहाँ पर बैठ रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अरे आपकी तो पूरी पार्टी दलित के नाम पर बनी है और आपके मुंह से ये बातें सुन रहे हैं। दलितों की बेटी कहलाती है मायावती, उसी आधार पर आप लोग वोट मांगने के लिए जाते हैं और आज पीएम ने सदन में क्या क्या दिया, दलित महिला और किसानों का नाम ले लिया, आप लोगों को दिक्कत होने लगी। ठीक है विशाल जी, जवाब सुनिए। आपने सवाल पूछ लिया है, जवाब सुन लीजिए। सतीश मिश्रा जी, सतीश प्रकाश जी बोलिए।
देखिए विशाल मिश्रा जी ने जो कहा, मेरे 2-3 सवालों का आप जवाब दे दें। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने नकली आईएएस बनाने की एक फैक्ट्री खोली जिसका नाम है लेटरल एंट्री। एक भी व्यक्ति ओबीसी हो, एक भी व्यक्ति दलित हो जो लेटरल एंट्री के द्वारा ज्वाइंट सेक्रेटरी बना हो, आप सवाल बताइए। एक बात। दूसरी बात, भारत सरकार का कोई भी सेक्रेटरी और कोई भी ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल तक में आपने कितने दलित और कितने पिछड़ों को रखा है? और जिन महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, उन महिलाओं के लिए आरक्षण बिल आपने जब कांग्रेस की सरकार थी वो विधानसभा में लंबित है। आप अगर महिलाओं के संरक्षण की बात करते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं, तो लेकर के आइए ना, लोक बिल लेकर के आइए। और दूसरी बात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में बात कहने के 2 ही जगह है, या तो आप सदन के अंदर जाकर के आवाज उठाओगे या सदन के बाहर, जिसको आंदोलन कहते हैं। पिछले 8 महीने से इस देश में किसान सड़कों के ऊपर 8 महीने से बैठा है। सरकार के कितने लोग उनसे बात करने के लिए? मायावती जी कितनी बार गए ये भी बताइए। मैं लौटूंगी सतीश जी, एक सेकंड। सतीश प्रकाश जी 4 बार 5 बार मुख्यमंत्री नहीं है मायावती जी उत्तर प्रदेश की। सतीश प्रकाश जी आप बताइए ना, बाहर से तमाम विपक्षी दल के नेता जाते हैं मुलाकात करने के लिए। एक सेकंड विशाल मिश्रा, बात के मुद्दों में क्या शामिल हुआ बताइए कि उन लोगों को छोड़ा जाए जो बंद है। एक सेकंड उनको सवाल सुनने दीजिए, एक सेकंड सवाल सुनने दीजिए विशाल मिश्रा जी। मुद्दों के बाद जो मुद्दे जोड़े गए उससे किसानों का क्या लेना देना है? बताए सतीश प्रकाश जी, आप बताइए। किसानों का मुद्दा आप उठा रहे हैं, दूसरे दलों के नेता जाकर मुलाकात करते हैं। बहन जी कितनी बार गई, गिनाइए जरा। नहीं पूछिए। विशाल मिश्रा जी प्लीज एक सेकंड। आजाद भारत में बहुजन समाज पार्टी की 2007 में सरकार बनी। गन्ने का रेट 2.25 रुपये कुंटल, हमने 250 रुपये कुंटल किया। बहन जी कितनी बार गई की सरकार है। मैंने आपसे पूछा बहन जी कितनी बार गई? गन्ने के रेट में परिवर्तन किया हो, आप हमको बताइए ना। देखिए आप किसान की बातों को सुनिए, वो भारत का नागरिक है सर। केवल ट्विटर से नहीं चलता है ना देश सर, कुछ आशंकाएं विपक्ष को भी कम से कम विपक्ष जैसा दिखना चाहिए ना सतीश प्रकाश जी। जनता आप लोगों से यही उम्मीद करती है कि अगर विपक्षी नेता हैं तो वो संघर्ष करें, जनता की आवाज जनता के बीच जाकर बुलंद करें, ये ट्विटर पर नहीं बुलंद करें। ठीक है सर। सतीश प्रकाश जी जो सवाल मैंने पूछा था उसका जवाब नहीं दिया। रोहन गुप्ता जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। गौरव भाटिया जी भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है क्योंकि अभी सदन का मॉनसून सत्र शुरू हुआ है, आज पहला दिन है। अगर इसी तरह से हंगामे है बरपा, ऐसे में सदन की कार्रवाई कैसे चलेगी, अपने आप में ये बड़ा सवाल है। इन सब के बीच आपको बड़ी खबर दे दें, मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाते हुए कह रही है कि सरकार ने लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है। राहुल गांधी के स्टाफ की भी जासूसी हुई है, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। गौरव भाटिया जी देखिए चित्रा जी, अभी मैं सुन रहा था सतीश प्रकाश जी को, बीएसपी के समर्थक हैं। आप इनकी देखिए सोच देखिए। अगर कोई दलित महिला मजबूत होती है, अपने समाज का नेतृत्व करती है, इनको कष्ट होता। कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने दलित से क्यों परिचय दिया। अरे दलित की बेटी जो कहती थी वो दौलत की बेटी बन गई। 5-5 लाख के पर्स रखने लगे, 5 करोड़ की माला गले पे पहन रखी थी और उसके अलावा महलों में रहती थी। उन्होंने कभी दलित समाज की चिंता नहीं करी। आज जब दलित समाज को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है, जो BR अम्बेडकर साहब का सपना था, तो इनको दर्द क्यों हो रहा है? दूसरी बात, कांग्रेस में भी यही है। कांग्रेस में महिला सशक्तिकरण का मतलब है अध्यक्षा बना दो सोनिया गांधी को और प्रियंका वाड्रा गांधी महासचिव बन जाए, महिला सशक्तिकरण हो गया। मैंने सवाल पूछा AMU में आरक्षण होना चाहिए या नहीं, SC ST का, इन्होंने उत्तर नहीं दिया। मैंने पूछा BR अम्बेडकर साहब को 1990 में भारत रत्न मिला, क्यों इतने साल बाद? इन्होंने उत्तर नहीं दिया। लेकिन मैं एक बात बताऊं, प्लीज इनको शांत करा लीजिए, बीच में नहीं बोलो प्लीज। एक सेकंड मैं आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। गौरव भाटिया जी, आरक्षण का मुद्दा अगर AMU में इतना ज्यादा जरूरी है तो आप क्यों नहीं करवा ले रहे हैं? एक सेकंड सर, सतीश प्रकाश जी प्लीज, आम दलित की बात नहीं कर रहा हूं। एक बार उनको बोल लेने दीजिए, मैं आ रही हूँ। राजपाल कश्यप जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया जी की बात पूरी हो जाए प्लीज। सतीश जी, कौन सा तरीका है बीच में चिल्लाने लगते हैं भाई? इनको शांत कराइए, तो समर्थक है। सतीश जी प्लीज सुनिए, मध्य प्रदेश छाती पे चढ़ के थोड़ी ना गुंडागर्दी करेंगे। बीजेपी से नहीं पूछ रहा हूँ, ये गलत बात है चित्रा जी। अच्छा ठीक है, आप जवाब सुन लीजिए, फिर मैं आ रही हूँ। सतीश जी आपकी जब बारी आए तब आप बोलिएगा। गौरव जी अपनी बात पूरी कीजिए।
चित्रा जी देखिए, एक बात आज स्पष्ट हो गई है, जिस तरह से मजबूती से श्री नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया है कि हर वर्ग को हम मजबूत करें, आज इनके पास मुद्दे ही नहीं हैं और तभी ये चर्चा से दूर भागते हैं। वरना प्रधानमंत्री जी खुद संसद के पटल पर थे और ये शोर मचा रहे थे। आपको किसी भी मुद्दे पे बात करनी हो, किसानों पे बात करनी है, सेक्शन 25 पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, आप कहते हैं जेल भेज देंगे किसानों को, वापस नहीं किया पंजाब सरकार ने। आपको बात करनी है महंगाई की, संसद के पटल पे करिए। राजस्थान में सबसे ज्यादा दाम है पेट्रोल का, हम भी उठाएंगे, आप भी उठाइए, तर्कों में धार लाइए। और अंत करूंगा एक बात जो आपने कही थी कि प्रोडक्टिविटी कैसी है हाउस की। इनके समय में चित्रा जी 0% भी ऐसे 3-4 सत्र थे जब थी 6%, और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद पिछले सत्र में 106% प्रोडक्टिविटी रही हमारे सत्र की। ये कैसे संभव हुआ? ये इच्छा शक्ति से हुआ। विपक्ष केवल रोड़े लगाता है और मोदी जी सुनिश्चित करते हैं। रोहन गुप्ता जी इसका जवाब दीजिए, लेकिन जल्दी से गौरव भाटिया जी मैं बता दूं, चूंकि विपक्षी दलों की ओर से इतना हंगामा भी किया गया था यूपीए 2 के कार्यकाल में कि उस समय, एक सेकंड सुनिए ना सर, सुनिए, 5 दशक में सबसे ज्यादा कम काम हुआ था। यहाँ पर मैं जल्दी से बता देती हूँ, लोकसभा में 61% और राज्यसभा में 66%। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं जवाब ले लेती हूँ रोहन गुप्ता जी से। जी का मतलब घोटाला। गौरव भाटिया को आपने सवाल पूछा जो अभी मामला सामने आया है। देखिए, इनकी सरकार से किसान हो, महिला हो या मध्यम वर्ग के लिए कुछ एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल बात, इसलिए क्योंकि उनका पूरा समय तो जासूसी में जाता है। अभी बात आई है कि राहुल गांधी जी के फोन की जासूसी की गई, उनके स्टाफ की, यही इनका काम है। की जासूसी कौन करा रहा था? पी चिदम्बरम। दिन में 18 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे इनका यही काम है। ये काम क्या करेंगे? मंत्री की जासूसी गृह मंत्री कराए, गृह मंत्री की जासूसी वित्त मंत्री कराए, याद है आपको? के साथ देशद्रोह कर रहे हैं और देश माफ नहीं करेगा। जो हकीकत सामने उत्तर दे दीजिए। इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो सॉफ्टवेयर आतंकवाद के खिलाफ यूज होना चाहिए उसको यूज का बयान ही नहीं सुना। कान खुले रखते, मन खुला रखते तो जरूर सुनाई देता। उन्होंने क्या कहा? देश के एकता के साथ खिलवाड़ किया है, आपको शर्म आनी चाहिए। जरा देखिए क्या हुआ में चर्चा कर लीजिए, हिम्मत है तो भाग सामने। अगर आपके दम है संसद के पटल पे चर्चा कर लीजिए, चर्चा कर लीजिए। प्रणब मुखर्जी की जासूसी किसने कराई थी? पी चिदम्बरम ने। आपको याद ही नहीं है? तो इनको मालूम है कि इनकी सत्ता खतरे में आ चुकी है। अगर हमारी सूचना इटली पहुंच जाती थी, आपको नहीं याद होगा। ठीक है, मुद्दा कोई भी हो, कम से कम सदन के भीतर चर्चा तो हो, चर्चा तो हो इन तमाम मुद्दों को लेकर। पूरा देश सुनना और देखना चाहता है अपने नेताओं को कि वो सदन के भीतर जाते हैं तो उनसे जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं या फिर नहीं उठाते हैं। राजपाल कश्यप जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजपाल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक तीर से कई निशाना, उन्होंने सीधे यूपी इलेक्शन को टारगेट करते हुए दलित की बात, महिलाओं की बात, पिछड़े वर्गों की बात, किसानों की बात की है। कैसे देख रहे हैं आप प्रधानमंत्री के इस बयान को? शिप्रा जी, ये सरकार, बीजेपी सरकार जब फंसने लगती है तो दलित और बैकवर्ड की आड़ लेती है। उत्तर प्रदेश में नंगा नाच हो रहा था, अभी दलित बैकवर्ड की महिलाओं की साड़ियां नोची जा रही थी, अभी कपड़े खुले जा रहे थे, बेइज्जत किया जा रहा था। ये बीजेपी शासनकाल है, उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा शासनकाल नहीं है। और लखीमपुर में किस तरीके से दुर्दशा हुई दलित महिला की। आप आजमगढ़ में थाने में सुरक्षित नहीं है, और बांदा में मैं खुद प्रतिनिधिमंडल में गया था। रैकवार समाज की बेटी शिखा रैकवार, जिसकी थाने में एफआईआर उसके लापता बेटे की नहीं लिखी गई, उसकी लिखाने के लिए थानेदार ने उल्टा उन्हीं को बंद कर दिया और क्या क्या दुर्व्यवहार किया, उससे आत्महत्या कर ली। ये दिखाई नहीं पड़ रहा है ये महिलाओं को। उन्नाव से लेके हाथरस तक क्या हो रहा। और दूसरी बात, दलित बैकवर्ड को क्या किया? अरे दलित बैकवर्ड के हितैषी है तो क्यों नहीं जाति जनगणना कराते? आबादी के हिसाब से दे दे। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी मांग कर रहे हैं जाति जनगणना हो। निजी क्षेत्रों में आरक्षण क्यों नहीं लागू करते? अरे नौजवान ये दलित बैकवर्ड के लड़के नौकरी पा जाए। नीट में बैकवर्ड के लोगों को डॉक्टर बनने से मोदी सरकार क्यों रोक रही है? गौरव भाटिया जी जवाब देंगे, उसके बाद बाकी लोगों के पास में जाऊंगी। ठीक है सर। प्रजापति, राजवार, भार और रैकवार, मल्ला, केवट, माझी, इनको अनुसूचित जात में क्यों नहीं आरक्षण देते हो? आपने तो वादा किया था आरक्षण चाहिए, सबको आरक्षण दे दिया जाए। राजपाल कश्यप जी, नहीं, एक मिनट, कोर्ट में
करने का काम किया और ज्वाइंट सेक्रेटरी ना सर, ठीक है, तो ओबीसी के कितने हैं, कितने ओबीसी के लोग हैं बताए ना। अरे वो यही तो कह रहे हैं कि इनका प्रतिनिधित्व करते हुए कई मंत्रियों को जगह दी गई है, लेकिन विपक्ष को हजम नहीं हो पा रहा है। हो गई आपकी बात गौरव भाटिया। जल्दी से सत्य प्रकाश मिश्रा जी, फिर फौरन मैं आपके पास आऊंगी। बोले गौरव भाटिया जी। देखिए, पहले उत्तर देना आवश्यक होता है। बता दूं, जो नया मंत्रिमंडल है उसमें 5 लोग अल्पसंख्यक हैं, 11 लोग महिला से समाज से हैं, 12 लोग एससी हैं, 8 लोग एसटी हैं और 28 ओबीसी हैं। लेकिन इनको मैं याद दिलाता हूं, एक दलित समाज का व्यक्ति था, सरकार समाजवादी पार्टी की थी, 15 रुपए के लिए, और उनको कुल्हाड़ी से मार दिया गया था। यूपी ZALR का संशोधन करा कानून का इन्होंने। प्लीज शांत कराइए, प्लीज शांत कराइए। नहीं चित्रा जी, ये गलत बात, चित्रा जी ये गलत बात है। चिल्लाने से क्या बात हो जाए राजपाल कश्यप जी, जब आप बोल रहे थे वो शांत थे। प्लीज दोनों लोग बोलेंगे, समझ नहीं आएगा। कश्यप साहब प्लीज। वाल्मीकि जिन वाल्मीकि समाज ने रामायण लिखी, जिसके नाम पे वोट मांगते हो, उसके समाज की बेटी के साथ में अगर दुर्व्यवहार हो तो बीजेपी उन सामंतशाहियों के साथ में खड़ी हो। अब सारा बोल जाएंगे तो बाकी 6 लोग और इंतजार कर रहे हैं। प्लीज प्लीज राजपाल कश्यप जी, मैं आपकी आवाज डाउन करवाऊं, उससे अच्छा है कि मर्यादा का पालन खुद ही करें और खुद शांत रहें। राजपाल जी ज्यादा बोलेंगे फिर। प्लीज सर, प्लीज राजपाल जी, प्लीज सर। गौरव जी अपनी बात पूरी कीजिए, सत्य प्रकाश जी इंतजार कर रहे हैं। चित्रा जी बिल्कुल, धन्यवाद। देखिए, जब आदमी चिल्लाने लगे तो समझ लीजिए वो अंदर से कितना खोखला और कमजोर है। जब चर्चा से दूर भागने लगे तो भी कमजोर है। और मैं इनको केवल याद दिला रहा था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यूपी ZALR में एक प्रावधान था चित्रा जी कि दलित समाज के व्यक्ति की जमीन नहीं खरीदी जा सकती। दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। प्लीज एक बार उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। प्लीज सर, दोनों लोग बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। क्या करते हैं भाई ये लोग क्या करने आते हैं, चिल्लाने क्यों आते हैं भाई? चित्रा जी प्लीज फेडर डाउन कर दीजिए, मैं अपनी बात रख लूं प्लीज। यूपी ZALR, दलित की जमीन नहीं खरीदी जा सकती थी, संशोधन लाए कि दलित की जमीन गैर दलित खरीद सकता है। तीसरी बात, 2016 के आंकड़े दे दूं, 10,426 अपराध हुए दलित समाज के व्यक्तियों के खिलाफ। पूरे देश के 26% मामले केवल उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। यहां पे आके ज्ञान बांटने से अच्छा है अपनी जो दलित विरोधी सोच है, केवल तुष्टीकरण की राजनीति चलाने की आवश्यकता नहीं है भैया। लंबी लंबी सांस लीजिए, लंबी लंबी सांस लीजिए। अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। ठीक है सर, आप दोनों लोग बोलेंगे, बाकी लोगों की बारी समय आप लोग ले लेंगे प्लीज। ठीक है सर, हो गए। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, सीधे आपका रुख करते हुए, दलितों को लेकर इतनी चिंता इस देश में होती है, आजादी के बाद से ही हो रही है, फिर भी उनकी जिंदगी बदलती क्यों नहीं? सर, जो आम दलित इस वक्त आप लोगों का चेहरा देख रहा है ना, वो यही सवाल कर रहा है कि इतनी हमारी चिंता होती है तो हमारी जिंदगी जस की तस जैसे पहले थी आज भी वैसे क्यों बनी रहती है? सरकारें आती हैं जाती हैं, उनकी जिंदगी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सत्य प्रकाश जी, बता दूं कि केंद्र सरकार, चित्रा जी, गौरव भाटिया जी थोड़ा शांत हो जाइए। चित्रा जी, आपको ये मानना पड़ेगा और देश भी मानता है, लेकिन मर्यादा बना के, प्यार से, मोहब्बत, बहुत मर्यादा, जानती हूँ, सम्मान है आपका। बोलिए अपनी बात, बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल गौरव जी। चित्रा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपने सही प्रश्न उठाया है कि आखिर दलितों की स्थिति बदली क्यों नहीं। जो सरकारें लगातार इस देश में लंबे समय तक रही, क्या उनकी चिंता दलितों के प्रति उतनी गंभीर रही थी क्या? इसी से यह साबित हो जाता है कि उनका विकास यदि अवरुद्ध हुआ तो कहीं न कहीं सरकारों का दोष है। और संसद सभी जनता का एक समान रूप में प्रतिनिधित्व यदि करता है तो समाज की जो भी सच्चाई है, चाहे वो पिछड़े वर्ग से आए, चाहे वो दलित वर्ग से आए, महिला से आए, या एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की तो नॉमिनेशन की व्यवस्था है संसद में भी, उनका प्रतिनिधित्व नहीं है तो संसद में हर समाज के लोग जब पहुंचेंगे और संसद में वो दिखेगा, तब तो पता चलेगा कि देश सबके साथ, सबके विकास और न्याय के साथ विकास के रास्ते पे चल रहा है। इसमें विपक्ष को आखिर इतनी दिक्कत क्यों हो गई कि वो विपक्ष उसी मुद्दे पर हंगामा खड़े करने के लिए उतारू हो गया? क्योंकि विपक्ष की तमाम पार्टियों ने, माफी के साथ आप तमाम लोगों को रोकना पड़ा है। इस वक्त रविशंकर प्रसाद जी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है फोन टैपिंग के मुद्दे को लेकर। सीधे हम